गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अखिलेश, विवेक, अंकिता, राहुल, शिवान चौधरी, देवांश, राहुल, पवन, आंचल, निधि, गौरव, श्याम, मोनिका, नेहा, संकेत, रेशमा, आर्मी, प्रदीप, बिट्टू, अंशु, एबीसी, धीरज। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2022 का रिजल्ट निकला है। काफी हजारों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, है ना, हजारों। और अगर हम करियरविल ऐप की बात करें तो ऑलमोस्ट है ना, हम कहेंगे लगभग लगभग सारे बच्चे ही करियरविल से जुड़े हुए हैं। लगभग लगभग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो मोर देन 50% बच्चे तो डायरेक्टली बैच लिए हुए थे। कुछ बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए थे, है ना। कुछ बच्चे हाँ सिंगल टीचर से जुड़े हुए थे, इस तरह से। तो अभी आपको पता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी करियरविल ऐप का ही स्टूडेंट था, ठीक है जी हाँ। तो और अभी मेरी एक बच्चे से बात हुई थी। मैं 1 बजे वाली क्लास में पढ़ा रहा था और उस 1 बजे वाली क्लास में आप जो 1 बजे वाली क्लास अभी करंट में चल रही है, उस बैच का बच्चा और हमें पता भी नहीं था। और आज ही पता चला, हाँ, नितिन कुमार अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 3। जी हाँ, ओनली 3। नितिन कुमार अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 3, ठीक है। वो हमारे 1 बजे वाले बैच का बच्चा, और उसने तीसरी रैंक ली है हालांकि। और देखो आप लोग, हाँ, उसने वीओडी से सिलेबस कंप्लीट किया। और जी, उसने लाइव तो बैच अभी चल ही रहा है। लाइव बैच में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए तो हम वीओडी देते हैं। तो आपको जो लाइव के साथ वीओडी मिलती है वो इसीलिए मिलती है। जैसे भाई लाइव में तो सिलेबस कंप्लीट होने में हमें 5 से 6 महीने लगते हैं, है ना। लेकिन उस बच्चे का जब सीजीएल प्री मेंस का पेपर था तो तब तक वो लाइव से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता था, तो उसने वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट किया और ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आया बच्चा, नितिन कुमार अग्रवाल। ये जयपुर दौसा से ही है। तो बहुत जल्द आपकी मुलाकात करवाएंगे इस बच्चे के साथ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, कम से कम बच्चे ने बताया 3 या 4 बार वो फेल हुआ। 3 या 4 बार में उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, और सिलेक्शन हुआ तो सीधे ऑल इंडिया रैंक 3। समझ रहे हो जी। तो ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं ना कि सर जो टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, उनका भाई है ना। आप लोगों को लगता है कि जो इंटेलिजेंट है, जो टॉपर्स है, वो गॉड गिफ्टेड है। ऐसा नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट गॉड गिफ्टेड होता तो वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया होता। सोचो, उसका कहीं भी मतलब पहले 3-4 बार में तो उसका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था शायद, मेरे ख्याल से। अभी मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी सी बात हुई थी, मैं क्लास में ही था उस समय। लेकिन बच्चे ने बताया सर 3-4 बार पहले मैं अटेम्प्ट दे चुका था, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इस बार उसने सीधा फोड़ दिया ऑल इंडिया रैंक 3 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। यूट्यूब वाली प्रैक्टिस दोबारा शुरू करेंगे। हाँ जी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे लाइव क्लास से करो, चाहे वीओडी से करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी आप रैंकर लोगे, कोई भी टॉपर लोगे, कोई भी बच्चा ऐसा पकड़ोगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, जो आपके नोन में है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रैंक 3 है या 300 है, 3 है, 30 है, 300 है, 3000 है, वो सिलेक्टेड है। सिलेक्शन तभी होगा जब पहले बच्चा सिलेबस कंप्लीट करेगा, देन आफ्टर प्रैक्टिस करेगा। दो ही तरीके हैं सिलेक्शन के, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन आफ्टर प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चे हैं, 90% स्टूडेंट अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते। मतलब 30-35% सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद लग जाते हैं किसमें, प्रैक्टिस करने में। फिर सिलेक्शन कहां से होगा ये बताओ। पहले आपको पूरा पढ़ना जरूरी है, पहले आपको सारे कंसेप्ट पढ़ने जरूरी होते हैं, देन आफ्टर प्रैक्टिस करो, फिर सिलेक्शन पक्का होता है ना जी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने तो भौकाल मचा रखा है, ऑल टॉप 50 टेकिंग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हाँ देखो, अपनी अपनी चॉइस है। लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर लेते हैं, एग्जामिनर बनते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, एमईए की पोस्ट है, ये सारी पोस्ट बढ़िया पोस्ट है।
है ना। CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये भी अच्छी पोस्ट है, बट इंसान अपने हिसाब से पोस्ट को ज्वाइन करता है ना। जैसे किसी को डेस्क जॉब पसंद है ना, उसको विदेश यात्रा करनी है और उसको आगे की पढ़ाई करनी है, तो वो बच्चा किस में जाता है, CSS में चला जाता है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट में चला जाता है। सर माय ब्रदर हैज बीन सेलेक्टेड इन CGL 2022 पोस्ट असिस्टेंट स्टडी फ्रॉम यू, गगन सर एंड राकेश सर। तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो टॉपर्स को देख के मत लो कि टॉपर्स ने इनकम टैक्स लिया तो हम भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, है ना। सबके अलग अलग फील्ड है, सबका अलग अलग जोन है। आप किस जोन में कंफर्ट है, आपको वो पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आपको अपनी प्रेफरेंस देखनी है भाई। आपको मान लो फील्ड जॉब पसंद है तो आप इंस्पेक्टर वाली पोस्ट लो। अब आपको फील्ड में काम करना ही पसंद नहीं है तो क्या करोगे, इंस्पेक्टर बन गए। फिर आपको कौन सी पोस्ट लेनी है, डेस्क जॉब लेनी है। तो वो आपका अपना खुद का क्राइटेरिया है, समझ रहे हो। हाँ जी। भोकाल के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है, भोकाल के लिए सिलेक्शन ही अच्छा है बेटा। सिलेक्शन ले लोगे वही भोकाल मचा देगा तुम्हारा। सारी पोस्ट बेटर है। MEA की पोस्ट बहुत अच्छी है, CSS की पोस्ट बहुत अच्छी है, एग्जामिनर बहुत अच्छा है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छा है, एक्साइज इंस्पेक्टर बहुत अच्छा है। एक्साइज इंस्पेक्टर में यह है कि हमें वर्दी मिल जाती है, यूनिफॉर्म मिल जाती है, जो यूनिफॉर्म आप देखते हो, है ना। बस फर्क सिर्फ ये है। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर शुरू किया था, है ना। हाँ जी, हमने कैलेंडर चैप्टर शुरू किया था और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू भी करेंगे। कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले हमने लीप ईयर्स के बारे में जाना था। व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष क्या होते हैं लीप ईयर्स के। और देखो ये जो बैच है ना, ये जो आपका बैच है रीजनिंग स्पेशल 88, ये बहुत खतरनाक बैच है और मैं गारंटी लेता हूं रीजनिंग स्पेशल 88 जो बैच है ना, CGL 2023 का जब रिजल्ट आएगा ना, CGL 2023 का रिजल्ट आएगा तो देख लेना इस बैच से कई हजार बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब आप कह रहे होंगे सर बैच से कई हजार बच्चों का सिलेक्शन होना है, कितने बच्चे, तो बैच में बच्चे कितने ये तो पूछो मत तुम, लेकिन इस बैच से कई बच्चों का सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छी अच्छी रैंक पे होगा सिलेक्शन, ये गारंटी है इस बैच से। ठीक है, ये खतरनाक बैच है। तो बस आप लोग मस्त हो जाओ, हैं। हाँ जी, MEA गर्ल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है बेटा, वो गर्ल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, वो भी डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, है ना। हर चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप किसी की चॉइस को, है ना, अपने मन से नहीं बना सकते भाई। मुझे, है ना, मुझे मान लो मुझे मैंगो पसंद है, किसी को मैंगो पसंद नहीं है ना, मान लो, तो वो अलग अलग चॉइस है, सब हर पर्सन का टेस्ट अलग अलग है, इसमें ये नहीं कह सकते जी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम कैलेंडर चैप्टर की बात कर रहे थे। तो कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या सीखा सर, सबसे पहले हमने सीखा था कैलेंडर चैप्टर में हाँ, व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष क्या होते हैं। तो लीप ईयर को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, 4 या 400 से भाग करते हैं। फिर हमने सीखा कि टोटल लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल लीप ईयर्स के लिए हमने निकाला 100 में 24 होते हैं, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। फिर हमने लीप ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, है ना। और फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद फिर हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना क्या, ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, है ना। तो जो ऑड डेज है, जो विषम दिन है, वो है 7 का रिमाइंडर, 7 का शेषफल होता है विषम दिन, 7 का शेषफल होता है विषम दिन। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 7। तो हमने ऑड डेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना। हमने बताए थे कि ऑड डेज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से हमें डील करने हैं। अगर मैं कैलेंडर में आगे जाता हूं तो निकाले गए ऑड डेज प्लस होंगे, और अगर हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज माइनस होंगे। ठीक है, और ऑड डेज क्या होता है, बीच में जितने दिनों का अंतर है ना, जितने दिनों का अंतर है उसको 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। जितने दिनों का अंतर है उसमें 7 से भाग लेके क्या निकाल दो, रिमाइंडर निकाल दो, बस बीच के दिनों का अंतर।
तो ये हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि किसी पर्टिकुलर डेट को कोई दिन है, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट का दिन क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन। और हमने ये वाले क्वेश्चन भी किए थे, है ना, यदि गत कल से 3 दिन पहले ये था तो आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। और फिर मैंने आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया था कि 15वां दिन का मतलब क्या होता है और 15 दिन के बाद का मतलब क्या होता है। 15वां दिन का मतलब और 15 दिन बाद, तो जो ऑड डेज निकलता है वो यहां से निकलता है ना। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। देखो एक बच्चा आया इंपॉर्टेंट पूछने, भाई साहब इंपॉर्टेंट पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है सिलेबस। जैसे ही ये क्लास शुरू हुई थी तो क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन पाना है तो सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा, वरना भूल जाओ। बेटा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले तो कई लाख बच्चे हैं, लेकिन कई लाख वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज हैं कुछ हजार, समझ रहे हो। और वो उन्हीं के लिए हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, यही तो मैंने आज क्लास से स्टार्ट करते करते आपको समझाया कि हमारी रैंक 3 से बात हुई है और नितिन कुमार अग्रवाल उन भाई साहब ने हमें बताया कि तीसरी चौथी बार में अटेम्प्ट निकला। क्यों निकला? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हम ज्यादा सीरियस ही नहीं होते, सेकंड में भी मतलब हम सोचते हैं कि बस ये तो बहुत आसान पेपर है, बस अब हम ऐसे ही निकाल देंगे थोड़ा बहुत पढ़ के। तो जब पहली बार पेपर देते तो हमें यही समझ आता था कि अब हमें कोचिंग की जरूरत है, हमें चीजें सीखने की जरूरत है, हमें ट्रिक्स अप्रोचेस पता होनी चाहिए। फिर दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना होने के पीछे का कारण पता है क्या है? दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना होने का कारण होता है कि हमारी बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं होती, तो हमारी स्पीड नहीं बन पाती। फिर हमें समझ आता है कि नहीं, अब तो हमें बेसिक कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ जी, तो फिर हम बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके फिर हमारा फाइनली सिलेक्शन होता है। तो ये सारी बातें आप पहले ही जान लो कि सिलेबस कंप्लीट करो, बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बुक बेटा नेक्स्ट वीक आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी, है ना, जो अपडेटेड है 2023 वो आ जाएगी। तुम्हारे पास है 22 की तो तुम्हें चिंता नहीं है बुक लेने की, है ना, अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे क्या हो गया? तो अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, आज मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो रेफरेंस कैलेंडर वाले कराऊंगा। रेफरेंस कैलेंडर मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को एक दिन दिया होगा, उसके रेफरेंस में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का हमें दिन पता करना है ना। और इसमें अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं तो टोटल 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? सबसे पहला केस है जिसमें डेट मंथ तो सेम होंगे, जैसे 10 जुलाई 2003 को शनिवार है, 10 जुलाई 2003 को शनिवार है, तो 10 जुलाई 1990 को कौन सा दिन होगा? तो केस फर्स्ट बनता है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का, समझ रहे हो। दूसरा केस क्या बनता है? केस सेकंड हमारा बनेगा जिसमें ईयर्स तो सेम होंगे, डिफरेंस होगा डेट और मंथ का। जिसमें ईयर्स तो सेम होंगे, डिफरेंस होगा डेट और मंथ का। देखो पहला केस है जिसमें डेट मंथ सेम है, ईयर्स डिफरेंट है। दूसरा केस है जिसमें ईयर्स सेम है, डेट और मंथ डिफरेंट है। और जो तीसरा केस बनेगा हमारा, थर्ड केस, पता है क्या बनेगा? जिसमें डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग हो, जिसमें डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग हो। ठीक है, 10 जुलाई 2003 को सैटरडे है तो 15 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? मतलब तीसरा केस बनेगा जब डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग हो, मतलब ईयर्स भी अलग अलग हो और डेट और मंथ भी अलग अलग हो। तो रेफरेंस कैलेंडर में ये टोटल 3 केसेस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और ये तीनों केसेस हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रॉन्ग है। एक बच्चा कह रहा है 19 नंबर रॉन्ग हो गया, हमसे शायद कुछ गलती हो गई, हमें माफ कर देना। यदि गत कल से 10 दिन पहले शुक्रवार था तो आज के 9 दिन बाद क्या है? बेटा गत कल का 1 आ गया, 10 का 10 आ गया, 10 और 1 11, 11 और 9 20, है ना। 20 का मतलब 6 होगा, तो हमने फ्राइडे प्लस 6 कर दिया, डेट इज थर्सडे। तो बेटा कहाँ गलती है इसमें क्या दिक्कत है?
लेकिन सर किसी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है। हाँ, बहुत लोगों का होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन, क्यों नहीं होता? बहुत लोगों का होता है। ये कब कहा कि मैंने 2-3 साल लगते हैं? एक बच्चा जिससे मैंने अभी बात करी थी, कल बात करी थी शायद, और उस बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है वो आ, कौन सा पोस्ट उसको मिली थी, CSS थी, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रही। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने, हाँ, मेरा जो बैच लिया था वो जुलाई 2021 में लिया था। जुलाई 2021 में उसने बैच लिया था, और मई, है ना, मई में फाइनल रिजल्ट आ गया और वो बच्चा मई में सेलेक्ट भी हो गया। वो या तो एग्जामिनर है बच्चा, या उसका CSS में सिलेक्शन हुआ है। इन दोनों में से किसी एक पोस्ट उसको मिली है। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हाँ जी, क्या दिक्कत है? कहाँ गलती है इस क्वेश्चन में? अरे आज ये इतने सारे कमेंट्स मत करो भाई, बार बार डिलीट हो रहे हैं आपके कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, रुक ही नहीं रहे कमेंट्स। क्या करें उसके लिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए? पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, सिलेबस पूरा करो यार, यही तो समझा रहा हूं बार बार तुम्हें, और तुम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, हैं? तुम पहले तो कमेंट्स मत करो यार, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो, कमेंट्स काम नहीं कर रहे तुम लोगों के। अरे एक हम्म, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि रेफरेंस कैलेंडर में टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना? यूट्यूब पे कमेंट करवाते हैं आप? ओ भाई साहब, ना हम कभी कोई कमेंट करवाते हैं, ना कमेंट लेते हैं, ना इवन मैं तो डिलीट भी नहीं करवाता कमेंट, समझ रहे हो? यूट्यूब पे जो बच्चे उल्टा सीधा लिख भी देना कोई दूसरा पार्टी का आके, तो हम तो वो भी कमेंट पढ़े रहने देते हैं, क्योंकि हमें उनसे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? जब हम सही है तो सही है। तुम कमेंट करवाने की बात कर रहे हो, या कमेंट डिलीट भी नहीं करवा पाते? कोई बच्चा हमें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख दे, तो वो भी कमेंट्स पड़े ही रह जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, है? अरे हमारा काम है पढ़ाने का, ये कमेंट सेक्शन थोड़ी देखने का काम है। दिन में 1000 कमेंट आते, तो क्या मैं एक एक कमेंट्स को बैठकर रात में यही देखता रहूं कि किसने क्या कमेंट किया? सुबह से लेके शाम तक बेटा, सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू हो जाती हैं और शाम तक, रात तक क्लासेस चलती रहती है नॉन स्टॉप। तो सिर्फ पढ़ाने का काम है। सैटरडे संडे 2 दिन इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने आप को अपडेट कर सकें, है ना? मार्केट में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्स में क्या चेंजेस हो रहा है, ये सारी अपडेशन हम अपने आप में करते हैं। 2 दिन, वो 2 दिन हम अपने आप पे काम करते हैं, और बाकी के 5 दिन हम आपको सुबह से रात तक पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको क्या समझा रहा था, ये टोटल 3 केसेस बनते हैं रेफरेंस कैलेंडर में, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है बाबू? अब आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? सबसे पहले हम फर्स्ट केस को पकड़ते हैं, सबसे पहले पहले केस को पकड़ते हैं और लिखते हैं केस नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 23। एक क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2019 को अगर शुक्रवार था, 15 अगस्त 2019 को अगर शुक्रवार था, तो भाई साहब ये बताओ 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन रहा होगा, ये हमें बताना है। अब बेटा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं बिल्कुल एकदम बेसिक मेथड बताऊंगा, ठीक है? पहले मैं एकदम बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? पहले बेसिक मेथड, फिर हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करें। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है ये बताओ। यहाँ पे कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पे 16 साल का अंतर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने कल तक क्या सीखा था? जैसे मान लो 2 तारीख का शनिवार, 2 तारीख का शुक्रवार है, और मैं आपसे पूछूं 18 तारीख का कौन सा दिन है, तो हम क्या करते हैं? 18 और 2 16 दिनों का अंतर है,
और 16 दिन में ऑड डेज निकालते हैं, 7 दूनी 14, कितने बचे 2। आगे जाने पर +2, फ्राइडे +2 कितना हो गया, संडे हो गया। फ्राइडे +2 कितना हो गया, संडे हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, फ्राइडे +2 संडे हो गया। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अगर 16 दिन का अंतर है तो हम डायरेक्ट ऑड डेज निकाल लेंगे, लेकिन अगर 16 साल का अंतर है तो क्या करेंगे सर? इसका जो बेसिक मेथड है वो यही तो है कि आप 16 साल में कुल कितने दिन हैं वो आप कैलकुलेट कर लो। अब 16 साल में कुल कितने दिन है ये कैसे कैलकुलेट करें? हैं, हमें इसके लिए पता होना चाहिए इन 16 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। हमें ये पता होना चाहिए इन 16 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं, ये पता होना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे, है ना, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे, और एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे, और एक लीप ईयर में 366 दिन होंगे। समझ रहे हो? तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नॉर्मल ईयर और कितने लीप ईयर हैं 16 साल में? तो बाबू मुझे एक बात बताओ, 2003 और 2019 में छोटा कौन सा वर्ष है? 2003। क्या 2003 एक लीप ईयर है? सर 2003 एक लीप ईयर नहीं है। 2003 एक लीप ईयर नहीं है। 2003 के बाद आएगा 2004 जो कि एक लीप ईयर है। अब बेटा हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। फिर 2008 भी लीप ईयर है, 2012 भी लीप ईयर है, 2016 भी लीप ईयर है, लेकिन 2020 बेटा इससे बाहर है। तो इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हैं बेटा? इन दोनों के बीच में 4 लीप ईयर है। अगर 16 में से 4 घटा दो, 16 में से 4 घटा दो तो कितने नॉर्मल ईयर है? 12 नॉर्मल ईयर है। अब आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डे होता है। 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1। एक लीप ईयर में बेटा 366 दिन होते हैं, और 366 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। यानी कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो अगर मैं टोटल ऑड डेज आपसे पूछूं तो टोटल ऑड डेज की वैल्यू कितनी निकलेगी? 12 गुणा 1, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होगा तो 12 नॉर्मल ईयर में 12 होंगे, प्लस एक लीप ईयर में 2, 4 लीप ईयर में 4 दूनी 8। तो बेटा 12 और 8 कितना हो गया? 12 और 8 हो गया 20। तो मेरे टोटल कितने ऑड डेज आ गए? 20 ऑड डेज आ गए। अच्छा 20 ऑड डेज का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। तो फाइनली मेरे 6 ऑड डेज आ गए। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, तो 6 ऑड डेज आ गए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम कैलेंडर में 19 का दिन पता है, 3 का निकाल रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे? सर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं 19 से 3, तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर दो, तो फ्राइडे -6। और हम जानते हैं कि फ्राइडे -6 का मतलब होता है फ्राइडे +1, फ्राइडे -6 का मतलब होता है फ्राइडे +1। तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अच्छा ये बेसिक मेथड मैंने क्यों बताया? ये बेसिक मेथड मैंने इसीलिए समझाया ताकि अगर मान लो एग्जाम में कोई बदलाव आ जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो बिल्कुल डिफरेंट, जैसे मान लो एक वीक में 7 की जगह 8 दिन हो। अगर एक वीक में 7 की जगह 8 दिन होंगे तो वहां पे एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे नहीं होगा, वहां पे एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारे काम करेगा, चाहे एक वीक में 7 दिन हो या 10 दिन हो। मतलब अगर आपको ये बेसिक पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, चाहे वो इमेजिनरी कैलेंडर पर क्यों ना हो। ठीक है, इमेजिनरी कैलेंडर पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो एक सप्ताह 7 की बजाय 8 दिन का है, तो वहां पे जो ऑड डेज होंगे नॉर्मल ईयर के बदल जाएंगे। क्यों? ये बताओ कैसे बदलेंगे? एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, कब? जब एक वीक में 7 दिन होते हैं। लेकिन अगर एक वीक में 7 की बजाय 8 दिन है तो जो ऑड डेज निकलेगा बेटा रिमाइंडर ऑफ 8 होगा। 8 चौक 32, बचे 4, 8 पंच 40, कितना रिमाइंडर निकला? 5। तब एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज होंगे और एक लीप ईयर में 6। तो बेटा टोटल ऑड डेज कितने होंगे? 12 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6। लेकिन वो बात अलग है, वो कहानी हम बाद में देखेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन है ना इमेजिनरी कैलेंडर वाले, वो सबसे लास्ट में देखेंगे हम। फिलहाल हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करें? विदाउट 2004 लीप ईयर कैसे? एक बच्चा पूछ रहा है 2004 लीप ईयर कैसे है।
इस बच्चे को कौन जाके पीटेगा इसके घर? तुम बेटा अपने घर का एड्रेस दो, तुम्हारे आसपास जो भी बच्चा अभी लाइव क्लास देख रहा होगा वो तुम्हारी आगे पिट्टी करेगा। है आज ही तुम मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, और जैसे ही मुर्गा बन के कुकुड़ को चिल्लाओगे और जैसे ही तुम्हारी आवाज दिल्ली मुखर्जी नगर तक पहुंचेगी तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा 2004 लीप ईयर कैसे है। हाँ, अब मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, डायरेक्ट, जिसमें हमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। अरे गधो, फ्राइडे -6 सैटरडे होता है, थर्सडे नहीं होता है। फ्राइडे -6 करो या फ्राइडे +1 करो, बात एक ही है। अब हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। ऑड डेज की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? ऑड डेज की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। कितने साल का अंतर है बेटा? 16 साल का अंतर है ना। प्लस प्लस जितने साल का अंतर है इसमें जितने लीप ईयर आए हैं वो जोड़ दो, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज, है ना। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। इतने साल में जितने, है ना, इतने साल में जितने लीप ईयर आए हैं बस यही जोड़ दो और यही आपका आंसर है ना, यही आपका आंसर है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, 2009 की तरह कौन सा कैलेंडर होगा, ये सब पढ़ाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। कैलेंडर बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, छोटा चैप्टर नहीं है। अभी काफी दिन लगेंगे इसको खत्म होने में। ये बताओ 16 वर्ष में कितने लीप ईयर आए हैं? सर 16 वर्ष में ये 4 लीप ईयर आए हैं, तो 4 इसमें जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। तो 16 और 4 20, और 20 का मतलब कितना होगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। अब कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो -6, -6 का मतलब +1, तो सैटरडे इज द राइट आंसर। सैटरडे इज द राइट आंसर, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक बेटा तभी अप्लाई होगी जब एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होगा और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। अगर गलती से एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज नहीं है, तब हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तब हमें बेसिक कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बेसिक मेथड भी बताना जरूरी था। तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स और लीप ईयर को जोड़ दो, यही हमारा आंसर है फाइनल। बेटा 20 को कोई भी वैल्यू कैलेंडर में छोटी कैसे करते हैं? 7 से भाग देते चले जाओ, रिमाइंडर निकालते चले जाओ, 7 से भाग देते चले जाओ, रिमाइंडर निकालते चले जाओ, ठीक है। वैल्यू अपने आप छोटी हो जाती है, वैल्यू अपने आप छोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, है ना। 2 जुलाई 1993 को, 2 जुलाई 1993 को सैटरडे था, शनिवार। तो आप बताओ 2 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? 2 जुलाई 2003 का दिन बताओ फटाफट से, जल्दी से। बेटा लीप ईयर हमें डायरेक्ट नहीं निकालने हैं, जब पर्टिकुलर ईयर्स दिए गए हैं तो लीप ईयर हमें इंडिविजुअल काउंट करने होंगे। रेफरेंस कैलेंडर में जो ईयर्स का डिफरेंस होगा वो कम होगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर बेटा ईयर्स का गैप ज्यादा है तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें हम बिना कंपैरिजन के बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन है, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। बेटा 20 का मतलब 6 होता है कैलेंडर में, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 ही तो बचेगा। जो भी नंबर आया है उसको बाद में 7 से भाग देके छोटा कर देते हैं, 7 से भाग देके रिमाइंडर। 7 से भाग देके रिमाइंडर क्यों निकालते हैं? क्योंकि 7 का रिमाइंडर ही होता है ऑड डेज, रिमाइंडर ऑफ 7, क्योंकि एक वीक में 7 दिन है। तो 7 से भाग देके वैल्यू को छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ। समझ रहे हो? डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक अप्लाई करनी है, बिना पेन पेपर के। कितने साल का अंतर है बाबू? कितने साल का अंतर है? सर 1993 और 2003 में कितने साल का अंतर है बेटा? 7 और 3 10 साल का अंतर है, 10।
और ईयर्स में लीप ईयर और जोड़ दो, इसमें कितने लीप ईयर है। अच्छा 2003 और 1993 में छोटा क्या है 1993। 1993 के बाद ही हम 2003 तक पहुंचेंगे, तो 1993 तो लीप ईयर है नहीं, 94 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, 96 है। तो 1996 लीप ईयर है, 96 के बाद 2000 है बस। तो बेटा 1993 और 2003 के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो ही लीप ईयर है, सिर्फ और सिर्फ दो ही लीप ईयर है, 1996 और 2000। बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकलेगी, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। तो बेटा कितने लीप ईयर है, दो लीप ईयर है। तो 10 और 2 12, और 12 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 12 का मतलब कैलेंडर में होता है 5। 7 एकम 7 कितना बचा, 5 बचा। अच्छा ये बताओ 3 लीप ईयर नहीं है बाबू, सिर्फ और सिर्फ दो ही लीप ईयर है। अब आप ये बताओ कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे। सर 1993 का दिन पता है, 2003 का निकालना है, 93 से 3 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने पर निकाल 2000 काउंट कर तो लिया, 1996 और 2000 आगे जाने पर निकाले गए और डेज को हम प्लस कर देंगे। और सैटरडे प्लस 5 क्या होगा, सैटरडे प्लस 5 होगा थर्सडे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है थर्सडे, है ना। सैटरडे, हाँ -2 अपने मन में कर सकते हैं, बात एक ही है, +5 करो या -2 करो। अब देखो यही क्वेश्चन अगर कुछ ऐसे होता कि 2 जुलाई 1893, अगर यही क्वेश्चन होता 2 जुलाई 1893 को सैटरडे है, तो बताना बाबू 2 जुलाई 1903 को कौन सा दिन था, 2 जुलाई 1903 को कौन सा दिन था। अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता तब क्या करते, बेटा कोई क्वेश्चन में मार्च दो, वो सब डाउट्स आपके दूर हो, कैलेंडर से रिलेटेड कोई डाउट मत पूछो, चिंता मत करो, पेशेंस रखो, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हैव सम पेशेंस। जो आप सोच रहे हो ना सर ये होता तो क्या होता, ये सारे डाउट्स तो मैं तुम्हारे खुद ही ले लूंगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। बेटा कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है सर, वही 10 साल का अंतर है ना, वही 10 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर। लेकिन यहाँ पे जो लीप ईयर है ना 1893 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं, 1896 है। उसके बाद 19 कोई लीप ईयर नहीं, यानी कि इस बार सिर्फ एक ही लीप ईयर है। 7 और 1 8, और 8 का मतलब क्या है, एक कैलेंडर में आगे जा रहा है +1, तो सैटरडे +1 संडे होगा। इस बार जो लीप ईयर है बीच में सिर्फ एक ही लीप ईयर है, सिर्फ एक ही लीप ईयर है ना, इस बार बीच में सिर्फ एक ही लीप ईयर है। अरे क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, बहुत कुछ गलत कर दिया। 10 साल का अंतर है, 10 साल का, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, एक लीप ईयर। तो 10 और 1 11, 7 एकम 7 कितना बचा 4, 93 से 4 कैलेंडर में आगे जा रहा हो, सैटरडे +4 क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेंसडे, अब इस क्वेश्चन का आंसर वेंसडे होगा, समझ रहे हो, हाँ जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर वेंसडे होगा। 10 अगस्त 1897 को फ्राइडे था, तो ये बताओ 10 अगस्त 1903 को कौन सा दिन रहा होगा, 10 अगस्त 1903 को कौन सा दिन रहा होगा, 10 अगस्त 1903 को कौन सा दिन रहा होगा, ये बताओ। 10 अगस्त 1897 को फ्राइडे है, तो 10 अगस्त 1903 का दिन बताओ, 10 अगस्त 1903। तो ये बताओ भाई साहब कितने वर्ष का अंतर है, कितने साल का अंतर है। सर यहाँ पे 6 साल का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर है, ऑड डेज की वैल्यू होगी ईयर्स प्लस लीप ईयर, है ना। कितने लीप वर्ष है यहाँ पे सर, 1897 लीप ईयर नहीं है, 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, 1900 भी लीप ईयर नहीं है, 1901 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1903 भी नहीं है, यानी कि 0 लीप वर्ष। यहाँ पे जो बीच में लीप वर्ष है वो 0 है, तो 6 + 0 6, तो 6 का 6 ही रह गया। 6 को छोटा कर सकते हो, 7 से भाग देकर नहीं कर सकते, 6 का 6 ही रहेगा। तो कैलेंडर में आगे आ रहा है +6, +6 का मतलब -1 होगा, तो इसका आंसर आ गया थर्सडे।
+6 करोगे फ्राइडे में तो क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा बीच में 2 ही लीप ईयर है। 1893 लीप ईयर नहीं है, 1894 भी नहीं है, 95 भी नहीं है। 1896 पहला लीप ईयर है, 1896। फिर उसके हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, फिर आएगा 1900। बेटा 1900 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। 1900 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, ये मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, है ना। पहली क्लास में। और यहां पर कोई भी बीच में लीप ईयर नहीं है। यहाँ जो 2 लीप ईयर थे बेटा वो थे, यहाँ जो 2 लीप ईयर थे वो कौन कौन से थे पता है? वो थे 1993 से 2003 के बीच, 1996 और 2000। ये 2 लीप ईयर थे, 1996 और 2000। यहाँ पे सिर्फ एक ही लीप ईयर है, 1896। और यहाँ एक भी लीप ईयर नहीं है। 1900 क्यों नहीं है भाई साहब, मैं नहीं बता सकता 1900 लीप ईयर क्यों नहीं है, मेरे बस की नहीं है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं बता पाऊं तुम्हें कि 1900 लीप ईयर क्यों नहीं है। या तो आप सारी क्लासेस अटेंड किया करो, और अगर आपने क्लास मिस की है तो बीच में आपको बोलने का हक नहीं है, बच्चों को डिस्टर्ब मत किया करो, है ना। या तो सारी क्लास अटेंड किया करो शुरू से। एक तो बीच में टपक पड़ता है अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के, अरे पहली क्लास तो सर बेसिक क्लास लेते हैं हम तो दूसरी से ज्वाइन कर लेंगे, हम तो बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है। अरे खाक इंटेलिजेंट हो तुम, कुछ नहीं आता, घर ही समान हो तुम, 1 नंबर के। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हो जो मैं पहले, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है, कुछ चैप्टर है रीजनिंग में जैसे कैलेंडर, सिलॉक्स, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो, है ना, चॉइस इज योर्स, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप पढ़ो, आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो तो आप इन दोनों चैप्टर की मेरी सारी क्लासेस अटेंड करोगे, पहली दूसरी तीसरी, मतलब एक भी क्लास स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लो मैंने कैलेंडर में 6 क्लास ली, 6 क्लास, तो वो 6 की 6 क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आप पहली क्लास, आप दूसरी क्लास को तभी समझोगे जब आप पहली क्लास देख पाओगे। तो पहली क्लास देखने के बाद ही दूसरी देख सकते हैं, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी। ऐसे ही सिलॉक्स में मान लो मैंने, अगर मान लो 10 क्लासेस ली है, अगर मान लो सिलॉक्स मैंने 10 क्लासेस में खत्म किया है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझो, सोचो अरे ये तो सर हमें पहले से आता है तो कोई भी 2 क्लास देख लो, कोई भी 3 क्लास देख लो, ऐसा मत करता। इन 2 चैप्टर्स में अगर आपको पढ़ना है तो सारी क्लास करो, वरना बिल्कुल ही मत पढ़ो, है ना, तो किसी काम के नहीं है। क्योंकि होगा क्या, थोड़ी क्लास देखोगे आपके कंसेप्ट अधूरे रह जाएंगे और आपके सारे आंसर्स भी फिर गलत आएंगे। तो इट्स बेटर पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। 2 ही काम है बस, है ना। चॉइस इज योर्स, ये आपकी खुद की मर्जी है कि आपको करना क्या है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी प्रकार की, है ना। वो तो अच्छी बात है, आप चले जाओगे तो दूसरा सिलेक्शन ले लेगा, किसी दूसरे बेचारे गरीब बच्चे का भला हो जाएगा, है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। अब कुछ क्वेश्चन में लिखूंगा आपके सामने, उन क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़ना। 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है ना। तो 10 जनवरी 2016 का दिन क्या होगा, 10 जनवरी 2016 का दिन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28। अगर 10 मार्च 2004 को मंगलवार है, तो 10 मार्च 2016 का दिन क्या होगा, 10 मार्च 2016 का दिन क्या होगा। अगर 10 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2004 का दिन क्या होगा। ठीक है, हाँ जी। अगर 10 मार्च 2016 को मंगलवार है, तो 10 मार्च 2004 का दिन क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, है ना। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
हाँ जी, 10 अगस्त 1893 को फ्राइडे है, तो 10 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? बाबू, जब रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वर्ष का जो डिफरेंस होगा वो लिमिटेड होगा, 100 200 300 वर्ष का अंतर नहीं होगा। हाँ, एक मैं क्वेश्चन दूंगा जिसमें इतना पुराना डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, रेफरेंस मेथड से। उस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता कर सकते हैं कौन सा दिन है ना, जिसमें हमें आज की डेट से कंपेयर की जरूरत ही नहीं है। तो वो मेथड हम सीखेंगे बाद में, समझ रहे हो। फिलहाल हम रेफरेंस कैलेंडर पढ़ रहे हैं, रेफरेंस कैलेंडर, जिसमें किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर से किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का हमें दिन निकालना है। फिलहाल हम वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, सबके आंसर संडे है, एक बच्चा कह रहा है सबके आंसर संडे है, लॉक कर दो, ताला लगा दो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना आप सभी से क्या गलती हुई है। देखो, 2004 और 2016 में कितने वर्ष का अंतर है? सर, इन दोनों में 12 साल का अंतर है, 12 साल का। और मैंने आपसे कहा ऑड डेज के लिए ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ठीक है, इसमें लीप ईयर जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाएगी। अब कितने लीप ईयर हैं कैसे पता चलेगा? देखो, 2004 है छोटा वर्ष, इसके 4 साल बाद आएगा 2008, इसके 4 साल बाद 2012, इसके 4 साल बाद आएगा 2016। तो बेटा 4 से लेके 16 तक कुल कितने लीप ईयर आए हैं? 4 लीप ईयर आए हैं। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर, हम 10 जनवरी 2016 पर ही रुक गए, यानी कि हमने 29 फरवरी इसकी पार नहीं की, 29 फरवरी पार नहीं की, इसीलिए यहां पर 2016 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। यहां पर 10 जनवरी 2004 से जब आगे चलेंगे तो 29 फरवरी को पार करेंगे, तो 2004 एज ए लीप ईयर माना जाएगा, लेकिन 2016 एज ए लीप ईयर नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर माने जाएंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही लीप ईयर माने जाएंगे, 4 8 12। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, और कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 ट्यूसडे +1 वेंसडे, ट्यूसडे +1 क्या हो गया? ट्यूसडे +1 वेंसडे हो गया। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ष, अगर कोई करंट ईयर लीप ईयर है तो करंट ईयर लीप ईयर डिसाइड होता है वो डेट के साथ। अगर हम 29 फरवरी का यूज कर रहे हैं, है ना, दी गई डेट्स के बीच में अगर 29 फरवरी आ रही है तो वो ईयर लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है। समझ रहे हो। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने वर्ष का अंतर है? कितने वर्ष का अंतर है? 12 साल का अंतर है, 12 ईयर्स का गैप है, 12 ईयर्स का गैप है ना। हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। कितना डिफरेंस है? 12 साल का डिफरेंस है, प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर की वैल्यू निकालोगे कैसे? वही 2004, अब हर 4 साल बाद 2008, 2012, 2016। क्या इस समय 2016 ऐसे लीप ईयर माना जाएगा? क्या इस समय 2016 एज ए लीप ईयर माना जाएगा? सर, 2016 एज ए लीप ईयर हम नहीं मान सकते, 2016 एज ए लीप ईयर हम नहीं मान सकते। अब जो लीप ईयर माना जाएगा वो 2004 माना जाएगा। क्यों? सॉरी, गलती हो गई। हाँ, 2016 सर, 10 मार्च 2016 तक पहुंचे हैं तो 2016 लीप ईयर माना जाएगा। भाई, 10 मार्च 2016 तक पहुंचे हो तो 29 फरवरी को पार करके पहुंचे हो, तो 2016 लीप ईयर माना जाएगा, लेकिन 2004 नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 मार्च 2004 से आगे चले हो, तो 2004 की 29 फरवरी पहले ही छूट गई। तो कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। कैलेंडर में जा रहे हैं आगे, आगे जाने पर +1 ट्यूसडे +1 वेंसडे। अब मैं चाहता हूं, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए, अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। हाँ, तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। करो फटाफट से सॉल्व। लेट आए तो शांति से पढ़ लो यार,
बेटा 29, देखो हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अगर 29 फरवरी आ जाए तो क्या करेंगे? तो जब भी 29 फरवरी आएगी ना, तो आप सीधी सीधी बात है उसको 28 फरवरी के हिसाब से सॉल्व कर लेना। 28 फरवरी के हिसाब से सॉल्व कर लोगे, जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। 28 फरवरी के हिसाब से सॉल्व कर लेना, है ना? तो जो भी 29 फरवरी का दिन पूछा जाए, तुम्हारा 28 का दिन निकल आया, तो उसमें एक दिन जोड़ देना एक्स्ट्रा। उसमें क्या करना, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देना। बस इतना करना है आपको। Years plus leap year becomes odd days. Years plus leap year becomes odd days. बनाओ फटाफट से। हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। मैं उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे खुद पर खुद। बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा 4 16, तो 4 8 12 16। ये बताओ क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर हम 10 जनवरी 2016 पर ही रुक गए, यानी कि हमने 2016 की लीप 2016 की 29 फरवरी को पार नहीं किया। लेकिन जब 10 जनवरी 2004 और 10 जनवरी 2016 के बीच की रीडर देखेंगे, तो 29 फरवरी 2004 की यूज होगी। तो कितने लीप ईयर? 12 और 3 15 का मतलब एक। अच्छा, 16 से 4 कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, ट्यूसडे -1 मंडे। ट्यूसडे -1 क्या होगा? ट्यूसडे -1 मंडे होगा। समझ रहे हो? 4 और 16 12 साल का अंतर, प्लस 4 8 12 16। क्या 2016 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? देखो 10 मार्च 2016 तक पहुंचे तो होगा, लेकिन यहाँ 10 मार्च 2004 से आगे बढ़े, 29 फरवरी पहले ही छूट गई, तो यानी कि 2004 नहीं होगा। कितने हुए? 3। 12 और 3 15 का मतलब एक। 16 का दिन पता है, 4 का निकालना है, पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर -1, ट्यूसडे -1 मंडे। ट्यूसडे -1 मंडे। मंडे इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ जी।
तो उम्मीद करता हूं कि करंट ईयर अगर लीप ईयर है तो कैसे पता चलता है कि वो कब लीप ईयर माना जा रहा है, कब नहीं माना जा रहा। ये सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। इसी बात पर अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 31, एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि बताओ 17 मई, बताओ बेटा 17 मई 2001 को कौन सा दिन था? 17 मई 2001 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में कौन सा दिन था ये बताओ, है ना। स्टैंडर्ड डेट बतानी है। अभी तक तो आप रेफरेंस कैलेंडर कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर डेट से किसी दूसरे पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता रहे थे। अब आप स्टैंडर्ड बताओ, एक्चुअल में 17 मई 2001 को कौन सा दिन था? बेटा जिस ईयर की 29 फरवरी आ रही है बीच में उसको लीप ईयर मानोगे, जिस ईयर की 29 फरवरी नहीं आ रही है उसको लीप ईयर नहीं मानोगे। 10 जनवरी 2004 और 10 जनवरी 2016, है ना। 10 जनवरी दो, पहले तो बेटा छोटा वर्ष लिखो, 4 और 16 में छोटा क्या है? 4। तो 10 जनवरी 2004 और 10 जनवरी 2016, ठीक है बाबू। हाँ जी। अब आप ये बताओ इन दोनों डेट के बीच में क्या 29 फरवरी 2004 की है? सर बिल्कुल है। क्या इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2016 की है? नहीं है। इसलिए 16 लीप ईयर नहीं है, 4 है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में छोटा वर्ष क्या है? 2004। तो पहले 2004 को लिखो। 10 मार्च 2004 से 10 मार्च 2016। अब ये बताओ इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2004 की आ रही है? नहीं आ रही, ये तो पहले ही निकल चुकी है। यहाँ पे है 29 फरवरी कहीं, तो इससे तो बाहर है। तो क्या, लेकिन क्या 2016 की 29 फरवरी है इन दोनों के बीच में? बिल्कुल है। इसलिए 2016 है, 4 नहीं है। सीधा सीधा कंसेप्ट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है। इन दोनों डेट के बीच में जिस वर्ष की 29 फरवरी है वही वर्ष लीप ईयर है, वरना नहीं है। इन दोनों डेट के बीच में 2004 की 29 फरवरी नहीं है। इन दोनों डेट के बीच में 2016 की 29 फरवरी नहीं है। ठीक है, बिटवीन इन दोनों दी गई डेट के बीच में होनी चाहिए 29 फरवरी। अच्छा, मान लो कोई भी स्टैंडर्ड डेट आपसे पूछी जाए कि 17 मई 2001 का दिन बताओ, एक्चुअल में कौन सा दिन है? 17 मई 2001 का दिन बताओ, एक्चुअल में कौन सा दिन है? 17 मई 2001 का दिन बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर अगर कोई स्टैंडर्ड डेट पूछ रहा है ना तो हम उसको आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। भाई आज भी तो 17 मई है, 17 मई 2023, और आज कौन सा दिन है? सर आज का दिन है बुधवार। तो कोई अगर स्टैंडर्ड डेट मंथ ईयर दिया है तो हम उसको आज की डेट से कंपेयर कर देंगे, और आज की डेट से कंपेयर करके हम आंसर दे सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे, अब आप पता है क्या सोच रहे होगे? अब आप ये सोच रहे होगे सर मान लो अगर हमें एग्जाम में आज की डेट मंथ ईयर ही ना पता हो तो बेटा एडमिट कार्ड देख लेना। एडमिट कार्ड पे आज की डेट भी होगी, आज का मंथ भी होगा, आज की ईयर भी होगी, आज का दिन भी होगा। तो ये चीटिंग हम एडमिट कार्ड से कर सकते हैं। हालांकि एक मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा जिसमें आप विदाउट रेफरेंस बता दोगे कि 17 मई 2001 को कौन सा दिन है, बिना रेफरेंस के बता दोगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड हम अभी नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। इसको हम बाद में पढ़ेंगे एट लास्ट। तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब तक के लिए आपको रेफरेंस मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ये बताओ दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? सर 2001 और 2023 में 22 साल का अंतर है। 2001 और 2023 में कितने साल का अंतर है? 22 साल का अंतर है। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। अच्छा ये बताओ लीप ईयर जोड़ो। 2001 और 2023 में 2001 लीप ईयर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2004 है। पहला लीप ईयर 2004, फिर 2008, फिर 12, फिर 16, फिर 20। यानी कि कितने लीप ईयर है? 1 2 3 4 5 लीप ईयर है। 5 लीप ईयर है। तो बाबू 22 और 5 27, और छोटा कर दो 27 को, 7 या 21, कितना बचा? 6। भाई 7 से भाग दे के छोटा करते हैं, है ना। 7 से भाग करके छोटा करते हैं तो कितने ऑड डेज आ गए? 6 ऑड डेज आ गए। अच्छा कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 2023 का दिन पता है, 2001 का निकालना है।
तो 23 का दिन पता है, एक का निकालना है, तो कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकालेगा और डेज को माइनस कर देंगे, और वेंसडे -1 क्या होगा, थर्सडे होगा। और आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं क्या वाकई में 17 मई 2001 को थर्सडे है, क्या वाकई में 17 मई 2001 को थर्सडे है। अब बेटा आप अगले क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विदाउट पेन एंड पेपर देना। 17 मई 2000 17 मई 2012 को कौन सा दिन था? 17 मई 2012 को कौन सा दिन था? 17 मई 2012 को कौन सा दिन था, ये बताओ। 17 मई 2000। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मई की जगह जून होता तो, मई की जगह अगर जून होता, मई की जगह अगर जून होता तो बेटा ये क्वेश्चन बन जाता केस थर्ड, जहां ईयर्स भी अलग है, डेट और मंथ भी अलग है। ये क्वेश्चन बन जाता केस थर्ड, और केस थर्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब हम केस थर्ड पढ़ेंगे तब हम मंथ को भी अलग करेंगे। घबराते क्यों हो, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर मान लो मंथ भी अलग होते तो ये तीसरा केस बन जाता, बट वो अभी हमने पढ़ा नहीं है ना तीसरा केस। अगर 15 में ही पूछते तो भी वो तीसरा केस बन जाता। यार तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल बच्चों वाली। 17 मई 2023, 17 मई 2023 को वेंसडे है, तो आज की डेट से कंपेयर कर लो कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर। हाँ, क्या 2012 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? 12, 16, 20, क्या 12 होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2012 की नहीं आ रही, 29 फरवरी 2012 की नहीं आ रही। 16 और 20 तो है इन दोनों के बीच में, तो 11 और 2 13, 13 का मतलब 6, 11 और 2 13, 13 का मतलब 6, है ना। तो 23 का दिन पता, 12 का निकालना, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, वेंसडे -6 का मतलब +1। तो भाई साहब 17 मई 2012 का दिन भी थर्सडे है, 17 मई 2012 का दिन भी थर्सडे है। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं सारे बच्चे कि वाकई में थर्सडे है कि नहीं है। तो ये बेसिक ही कंसेप्ट है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। पता है कैसे? ईयर्स प्लस लीप ईयर ये टोटल डेज है, हम कुल दिनों की संख्या को आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ऑड डेज होता है वो कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देके निकलता है रिमाइंडर। तो ये भी कुल दिनों की संख्या जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर है, तो एक अगर नॉर्मल ईयर है तो मैं एक जोड़ू या फिर मैं इसकी जगह 365 दिन लिख दूं, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि इसका मतलब भी एक ही है और इसका मतलब भी एक ही है। 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 निकलेगा। इसीलिए हमें नॉर्मल ईयर्स को टोटल डेज में लिखने की जरूरत नहीं है। सर जी मुझे सब समझ में आ रहा है, पर सर जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? आपके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है आपको देखकर, और कहां से आती है? 3 13 बराबर 6 कैसे आया? 7 एकम 7 कितना बचा? 6 ही तो बचेगा। 7 एकम 7 बेटा 6 ही तो बचेगा। वैल्यू को छोटा करने का तरीका है 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालते जाओ, 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालते जाओ। 22 और 5 27, 7 3 21, 6 ही तो बचेगा। क्या देखूं इसमें है? अरे यार आज की डेट से कंपेयर करेंगे नहीं निकालेंगे, ये स्टैंडर्ड डेट में पूछ रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेट देखो, ये पिछला क्वेश्चन तो रेफरेंस कैलेंडर था कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई डेट मंथ ईयर पहले से दी गई थी, उसके रेफरेंस में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन बताओ। हालांकि ओरिजिनल कैलेंडर में 10 मार्च 2004 को मंगलवार नहीं है, लेकिन हमने माना कि 10 मार्च 2004 को मंगलवार है, तो इसके कंपैरिजन में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन बताओ। एक तो क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कि कोई भी एक पर्टिकुलर डेट दे दे उसको दिन पूछे। तो ये क्वेश्चन हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक तो रेफरेंस कैलेंडर से सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड है स्टैंडर्ड मेथड। लेकिन स्टैंडर्ड मेथड को सीखने में हमें भी समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये थे बेटा केस फर्स्ट के क्वेश्चन, जब किसका अंतर होता है? ईयर्स का डिफरेंस होता है। अब मैं आपको मंथ का डिफरेंस पे ले चलता हूं। केस सेकंड,
कि जब मंथ का डिफरेंस हो तब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जब मंथ का डिफरेंस हो तब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे 29 अप्रैल 2004 को मंगलवार है, तो आप ये बताओ 30 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें ईयर्स तो सेम है, डिफरेंस किसमें है, डेट और मंथ में है। तो देखो ऑड डेज काउंट करने का बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड है कि कुल दिनों की संख्या निकालो। कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे, जनवरी और अप्रैल में तो पहले क्या आता है, पहले आता है जनवरी, फिर आता है फरवरी। यहाँ पे ऊपर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में पहले महीना कौन सा आता है कैलेंडर में, जनवरी। तो जनवरी से अप्रैल तक सारे महीने लिख दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक सारे महीने लिख दो। तो जनवरी में लिखो बेटा बचे हुए दिन, जनवरी में क्या लिखो, जनवरी में लिखोगे बचे हुए दिन। पहले महीने में बचे हुए दिन लिखने हैं और आखिरी महीने में दी हुई तारीख। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर, पहले महीने में बचे हुए दिन आखिरी में दी हुई तारीख क्यों लिख रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आज कितनी तारीख है, आज की डेट क्या है, आज तारीख है 17, आज 17 मई है। तो ये बताना बेटा मई में कितने दिन बचे हैं, मई अगर महीना है तो कितने दिन बचे हैं मई महीने में। सर 31 माइनस का 17, 31 तारीख का महीना है, 31 में से 17 घटा दो, 14 दिन बचे हैं। अभी मई महीने में 14 दिन बचे हैं। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि 17 मई से लेकर है ना 5 जून तक कुल कितने दिन हैं। टोटल डेज कैसे निकालोगे, टोटल डेज कैसे निकालोगे, बिटवीन 17th मई एंड 5th जून, बिटवीन 17th मई एंड 5th जून, इन दोनों के बीच में कुल कितने दिनों का अंतर है, ये कैसे निकालोगे, दिनों का अंतर कैसे निकालोगे। सर सीधी सी बात है, दिनों का अंतर कैसे निकालेंगे, मई महीने में बचे हुए दिन लिखेंगे हम, मई महीने में बचे हुए दिन है ना, मई में लिखेंगे कितने दिन बच गए, मई में 14 दिन बच गए, और जून महीने की दी हुई तारीख लिखेंगे 5, तो बेटा कुल कितने दिन आ गए 19। तो आपको बात समझ आई, जब भी हम टोटल डेज कैलकुलेट करते हैं तो जो पहला महीना होता है उसमें हमें बचे हुए दिन ही लिखने होते हैं, क्योंकि हमें बचे हुए दिन ही तो पूरे करने हैं, और जून में जितनी तारीख तक हम पहुंचना है हमें वो तारीख लिख देनी है, यानी कि 14 और 5 19। तो टोटल डेज निकालने का यही कंसेप्ट है, जब महीनों का अंतर दिया होता है कि यहाँ पे जो पहला महीना होगा उसमें तो हम लिखेंगे बचे हुए दिन, आखिरी महीने में लिखेंगे दी हुई तारीख, और बीच में जितने महीने हैं उसमें जितने दिन है वो लिख दो। ये बताओ जनवरी में कितने दिन बचे हैं। सर जनवरी में 30 तारीख दे रखी है, 30 तारीख दे रखी है, 31 का महीना होता है, तो जनवरी में जो दिन बचे हैं वो है 31 माइनस का 30। फरवरी बेटा 2004 की है, यानी कि लीप ईयर का मतलब 29, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में दी हुई तारीख यानी कि 29, है ना। कुल दिनों की संख्या निकाली है, बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं हम, बिल्कुल एकदम बेसिक। हमने इन दोनों डेट के बीच में कुल दिनों का अंतर निकाल लिया, कुल दिनों का अंतर। अब कुल दिनों का अंतर कैसे निकला, 1 और 29 30, 30 और 31 61, 61 और 29 कितना आ गया 90। बेटा कुल दिनों का अंतर कितना है 90, 90 को छोटा कर दो, 90 को छोटा कर दो, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचे 2, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, तो 6 और डेज आ गए। अब बेटा अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है, तो अप्रैल से जनवरी जा रहा है, अप्रैल से जनवरी यानी कि मंथ में जा रहा है पीछे जाने पर निकालेगा और डेज को माइनस कर देंगे। ट्यूसडे -1 का मतलब ट्यूसडे +1 डेट इज वेंसडे, ट्यूसडे -6 का मतलब ट्यूसडे +1 डेट इज वेंसडे। अब देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से कैसे करते हम, है ना। हाँ जी, जैसा आप पढ़ा रहे हैं वैसे ही बुक में लिखा है। हाँ जी, और क्या बुक ही हमने लिखी है तो वैसे ही तो लिखा होगा बुक में, जो क्लास में मेरे शब्द है ना वही एज इट इज बुक में लिखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को बेटा शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते, जरा ध्यान से सुनना। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड बता दिया, कुल दिनों का अंतर निकालो, उसमें 7 से भाग देके छोटा करो, उसको माइनस प्लस कर दो, क्योंकि दो इस तारीख को ये है, उस तारीख को क्या है, तो दोनों के बीच का हमें दिनों का अंतर पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को
है ना। इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है वही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। जो बेसिक कंसेप्ट है वही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। जनवरी और अप्रैल में पहले क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बेटा जो बेसिक मेथड है वही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? पहले महीने में हम बचे हुए दिन लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों लिख रहे हैं? ये बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया। लास्ट मंथ में दी हुई तारीख लिखेंगे, पहले तो इसको लिख दो, दी हुई तारीख, बचे हुए दिन, दी हुई तारीख। बेटा कितने दिन बचे? 31 माइनस का 30, 1। अब बीच में जो महीने है ना बेटा, 29 क्यों लिख रहे हो आप ये बताओ? 29 को छोटा नहीं कर सकते? 29 को छोटा करके एक भी तो लिख सकते हो, है? 29 को छोटा करके एक भी तो लिख सकते हो। 7 चौक 28 का मतलब एक। तो आप मंथ के ऑड डेज लिख दो। बेटा फरवरी 2004 की है, लीप ईयर, लीप ईयर में यानी कि एक ऑड डे होगा। मार्च 31, इसका मतलब मार्च में 3 ऑड डेज होंगे। और अप्रैल की दी हुई तारीख बेटा क्या लिख दी? 29। और 29 को भी छोटा कर सकते हो, कैसे? 7 चौक 28, कितना बचा? एक। तो एक और एक 2 और 3 5 और एक 6, तो बेटा सीधा 6 आ गया। अगर ये वैल्यू जोड़ के बेटा 7 से ज्यादा आती तो दोबारा 7 से भाग दे के हम इसको छोटा कर देते, है ना। तो बेटा अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहा है, माइनस का 6, ट्यूसडे माइनस का 6 क्या होगा? ट्यूसडे +1, डेट इज वेडनेसडे। तो ये जो डायरेक्ट ट्रिक है ना, बेसिकली ये बेसिक कंसेप्ट ही है। कोई भी ट्रिक कंसेप्ट का ही छोटा रूप होता है। तो अगर हमें कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स पता चलती हैं तो हम कभी उन चीजों को भूलते नहीं है अपने जीवन में। वो चीज हमें जीवन पर्यंत याद रहती है। इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, फिर ट्रिक्स बताई जा रही है, ताकि आप इन चीजों को भूले ना। फटाफट से दोनों चीजों को नोट डाउन कर लो, है ना। चलो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन है? जल्दी से बता दो फटाफट से। 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन है? ये स्टैंडर्ड डेट में आपसे पूछ रहा हूं कि 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन है, स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन है, कैसे कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड, ये बताओ। फैन ऑफ योर टीचिंग, I have made handwritten notes from your all videos related to banking. Also revised them once. Please guide me what to do next. Should I purchase any book? Which one? अगर आप सिर्फ बैंकिंग के लिए हो तो बैंकिंग वाली बुक ले सकते हो। अगर आपको बाकी एग्जाम्स देने हैं तो हमारी बाकी जो मेन बुक है उसको लीजिए। हाँ, इलाहाबाद में 21 वाले सेमिनार को शायद मैं नहीं आ रहा। हाँ जी। अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? कल से 2 दिन पहले का दिन मंडे था बेटा। कल का मतलब 1, 2 का मतलब 2, तो 1 और 2 3। तो परसों के 3 दिन बाद क्या होगा? परसों का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 5 होता है। तो टोटल दिन कितने हो गए? कल और परसों के 3 हो गए, 2 और 3 5 और 3 8। 8 का मतलब 1 +1 कर दो, +1 कर दो। तो बेटा इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लो। आज क्या है? आज क्या है? 17 मई। 17 मई 2023 का दिन क्या है? बुधवार है। 17 मई 2023 का दिन क्या है? वेंसडे है। आज की डेट से कंपेयर कर लो। बेटा ये बताओ मई और दिसंबर में पहले क्या आता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा मई में तो हम लिखेंगे बचे हुए दिन। यहाँ पर जो पहला महीना बचे हुए दिन और आखिरी महीने में दी हुई तारीख, है ना। 31 माइनस का 17 कितना होगा? 14 दिन बचे हैं। 31 माइनस का 17, 14 दिन बचे हैं। पिछले क्वेश्चन में बेटा बचे हुए दिन किसमें लिखने थे? जनवरी में, क्योंकि जनवरी पहले आ रहा था। और दिसंबर में दी हुई तारीख कितनी है? 31। अच्छा मई के बाद जून, जून में 30 होते हैं, 30 का मतलब 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2। और बेटा हम 31 को छोटा कर सकते हैं। 31 का मतलब 3, 14 का मतलब कितना होता है? 0। 7 दूनी 14, कितना बचा? 0। तो 0 + 2, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2
15 और 3। देखो इसको कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, मैं आपको ऐड करने का तरीका बताता हूँ। यही नंबर्स कितने तरीके से ऐड हो सकता है बोर्ड पे ध्यान से देखना। पहले तो आप बिल्कुल बेसिक ऐड कर दो। 14 और 2 16 है ना। पहले तो इनको छोटा कर लो, 0 कर लो और इसको 3 कर लो। तो बेटा 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 18 का मतलब 4 हो गया। एक दूसरा तरीका भी ऐड करने का, कैसे? 2 और 3 5 और 3 8। और बेटा जैसे ही 8 बना तो बेटा 7 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 2 और 3 5 और 3 8, 8 का मतलब 1 होता है। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब फिर से 1 होता है। और 1 और 3 4, तो सीधा आ जाएंगे हम 4 पे। सीधा आ जाएंगे 4 पे। अच्छा 17 मई का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। मई से दिसंबर, तो मई से दिसंबर यानी कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आपको पता है इस साल का जो आखिरी दिन है वो संडे है। इस साल का जो आखिरी दिन है वो संडे है ना। इस साल का आखिरी दिन संडे है। तो इसी बात पे बता दो इस साल का पहला दिन क्या है। अब आपको आखिरी दिन पता चल गया तो इस साल का पहला दिन भी निकालो फटाफट से, जल्दी से निकालो। इस साल का पहला दिन क्या है? इस साल का पहला दिन भी पता कर लो। हाँ जी, इस साल का पहला दिन भी पता कर लो जल्दी से। जनवरी और मई में पहले क्या आएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। बेटा बचे हुए दिन किस में लिखोगे? जनवरी में 31 माइनस का 1, बचे हुए दिन जनवरी में 31 माइनस का 1 30। फरवरी 2023 की 0, मार्च अप्रैल मई में 17। बेटा 30 को छोटा करो 2 और 17 को छोटा करो 3। ठीक है, 17 को छोटा करो 3, तो 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10। 10 का मतलब 3। अच्छा एक बात बताओ कि मुझे मई का दिन पता है और जनवरी का निकालना है। मई से जनवरी मंथ में पीछे जा रहा है, पीछे जा रहे हैं तो -3। पीछे जा रहे हैं तो बेटा मंथ के ऑड डेज याद नहीं करने। याद क्यों करने? तुम्हें पता नहीं है मार्च में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 2 3 2 3 2 का ऑल्टरनेट होता है। सिर्फ जुलाई अगस्त दोनों 3 3 होते हैं क्योंकि दोनों में 31 दिन होते हैं। तो अब वेंसडे -3 क्या होगा? ट्यूसडे मंडे संडे। तो आपको एक चीज समझ आई इन दोनों क्वेश्चन को करके? जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। जो साल का पहला दिन वही साल का आखिरी दिन। इसलिए कहते हैं जो पहले दिन करोगे पूरी साल करोगे। तो ये नॉर्मल ईयर के केस में है, बट लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है, बट नॉर्मल ईयर उसी दिन पे खत्म हो जाती है। तो अब कमेंट्स भी आप लोगों के बंद हो चुके हैं, टाइम ओवर हो गया। बाकी इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।